गुड मॉर्निंग क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 है ना। क्या लिखा है क्वेश्चन में? आई परचेज द हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट। वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। तो बिल अमाउंट पर जो उसका बिल बना होगा उस पर उसका 8% जो है वैट अप्लाई किया गया। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। तो आप इसको ऐसे करिए, लेट प्राइस बिफोर वैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज। मान लीजिए कि वो एक्स रुपीज था। ओके, लेट सपोज इट वॉज एक्स रुपीज, राइट। ओके, तो अब आप क्या कहेंगे? नाउ वैट अमाउंट ऑफ वैट इज इक्वल टू 8% ऑफ प्राइस बिफोर वैट, दैट इज एक्स। ठीक है, तो 8% ऑफ 8% ऑफ एक्स निकालना है ना आपने। तो क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 into 50, 2 to 4, तो 2/20, तो 2x अपॉन 25 रुपीज आपका अमाउंट है वैट का। तो नाउ अमाउंट पेड कितना था? 5,400 था। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट किया होगा? जो उसका प्राइस है, बिल अमाउंट है, बिल अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ वैट, ऐसे तो करके 5,400 पे किया है ना। तो x प्लस 2x अपॉन 25 इज इक्वल टू 5,400। ठीक है ना। जो बिल अमाउंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिल अमाउंट है ना, बिल अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ वैट, वैट का कितना विल बी, ठीक है, अमाउंट पेड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। तो 25 एलसीएम आया, 25x प्लस 2x है ना। अब आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। तो 27x अपॉन 25 इज इक्वल टू 5,400। तो फ्रॉम हियर यू गेट x इज इक्वल टू 5400 अपॉन 27 इंटू 25। तो 27 से 2 टाइम्स 54, तो 200 हो गया यहाँ। तो x इज इक्वल टू 5,000 रुपीज़। तो जो उसका एक्चुअल बिल आया था वो 5,000 रुपीज़ का आया था, उसमें 8%, 5,000 का 8% वैट ऐड कर दिया, तो 400 रुपये हो गया। तो 5,400 उसने पे किया। ठीक है, अच्छा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी है, सेम सिमिलर क्वेश्चन है। एक आर्टिकल जो है 1,239 रुपीज के में क्या किया गया? परचेज्ड इंक्लूडिंग 8% ऑफ जीएसटी। ठीक है, देखिए, एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1,239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। ओके, जीएसटी ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। तो आप लिखेंगे लेट प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी, या आप इसको क्या कह सकते हैं? दैट इज बिल अमाउंट, दैट इज बिल अमाउंट। ओके, बिल अमाउंट मतलब जो बिल बना है कितने का, कि मान लीजिए वो x रुपीज का था। ओके, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड कितना? 18% ऑफ बिल अमाउंट। ओके, तो 18 अपॉन 100 इंटू एक्स, 2 9 18, 2 इंटू 50 टाइम्स, तो 9x अपॉन 50 रुपीज का जीएसटी पे किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट पेएबल या अमाउंट पेड इज ₹1,239। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा बच्चों? जो उसका बिल अमाउंट रहा होगा प्लस कितने रुपीस का जीएसटी लगा होगा, तो इनको जोड़ के 1,239 आया होगा। तो x प्लस जीएसटी का अमाउंट है ना, 18% ऑफ x, बिल अमाउंट का 18% निकाला हमने, 1,239। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 59x अपॉन 50 इज इक्वल टू 1,239। ओके, तो x इज इक्वल टू 1,239 इंटू 50 अपॉन 59 है ना। ये मल्टीप्लाई में चला गया, ये डिवीजन में चला गया। अब आप देखिए, इसको कैलकुलेट करें 1,239 को, कैलकुलेट करिए तो कितना आता है? देखिए 1,239, ठीक है, तो कैलकुलेट किया
1239 को 59 से डिवाइड किया तो 21 टाइम्स आता है, तो 21 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये 21 into 50 1050. तो बिफोर GST द प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉज 1050. नाउ लेट अस टर्न टू अ न्यू टॉपिक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट का. ठीक है, अब आपने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपने क्लास 7 में किए हैं, क्लास 6 में भी किए हैं, है ना. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है भाई? ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो फर्स्ट ईयर के एंड में जो आपका जो अमाउंट आएगा, फर्स्ट ईयर के एंड में जो आपका अमाउंट आएगा, जो आपने सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया, ठीक है ना, तो वो जो होगा सेकेंड ईयर के स्टार्ट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है. यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाना, कंपाउंड हो जाता है इंटरेस्ट. ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, फिर फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमने एक एग्जाम्पल लिया कि भाई 2 साल के एंड में, आफ्टर वी हैव टू लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ₹1000. सिंपल सा अमाउंट लिया हमने कि फर्स्ट ईयर के लिए P हो गया 1000, R 10% पर एनम, T इज 1 year. तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट 1 फर्स्ट ईयर के एंड में, PRT अपॉन 100, है ना. सॉल्व किया तो 100 रुपीज आया. तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? A1 इज इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. तो आ गया 1100 रुपये. ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि पहले ईयर के एंड में जो आपका अमाउंट होता है वो जो है सेकेंड ईयर के स्टार्ट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है. अमाउंट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर. तो आप सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट को हमने P2 कह दिया, तो वो फर्स्ट ईयर के एंड के अमाउंट के बराबर है A1, 1100 रुपीज. रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहा. अब फर्स्ट ईयर के एंड से लेके सेकेंड ईयर के एंड तक टाइम कितना हो गया? 1 साल का हो गया, है ना. T इज इक्वल टू 1 year हो गया. तो सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर और फॉर सेकेंड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, simple interest for second year that will be calculated on the amount of first year. Remember, simple interest of second year है ना. तो P2 into R into T. ओके, तो P2 means amount at the end of first year A1. सॉल्व किया तो 110 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट आया. तो अमाउंट एट आफ्टर 2 years विल बी पेड, प्रिंसिपल अमाउंट जो सेकेंड ईयर का था प्लस, है ना. तो इसको मैं लिख सकता हूँ P2 प्लस SI2. तो 1100 प्लस दिस 1210. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years माइनस स्टार्टिंग का अमाउंट जो हमने फर्स्ट ईयर के स्टार्ट से लिया था, तो 210 रुपीज. ठीक है, ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए 5 साल का हमने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाती? लेंदी हो जाती ना. तो हम क्या करें, एक फॉर्मूला हमें डिराइव पता करना है कि फॉर्मूला क्या है? अमाउंट A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100. देखिए 1 प्लस R होल अपॉन 100 नहीं है, ये क्या है? 1 प्लस R अपॉन 100 है, होल पावर n. यहाँ T न लिख के n लिखा जाता है. n क्या है? टाइम है इन ईयर्स. R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली. P आपका प्रिंसिपल अमाउंट है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ओके, माइनस P. तो ये हो जाएगा. एक इंपॉर्टेंट बात नोट करिए, अगर इसमें एक वर्ड लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है. ठीक है, तो हर साल के एंड में जो अमाउंट है अगले साल के स्टार्ट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है. तो ये कंपाउंडेड एनुअली. इसमें क्या है? अगर कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है तो क्या कहने का मतलब है कि हर 6 महीने के एंड में जो अमाउंट आएगा वो अगले 6 महीने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा, इस तरह से कैलकुलेट होगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर देते हैं. वी विल हाफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इज डबल्ड. व्हाई? बिकॉज 1 year इज इक्वल टू 2 हाफ ईयरली टर्म्स ना. जब हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं इंटरेस्ट तो 1 year में 2 हाफ ईयरली टर्म्स होते, तो इसलिए टाइम को डबल कर दिया जाता है. फॉर्मूला केवल यही रहेगा. ठीक है, ये हम देखेंगे क्वेश्चन को करते हुए. आपको अलग अलग 3 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है. केवल जब हाफ ईयरली कंपाउंड होगा, आप वर्ड को देखिए क्वेश्चन में, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड होगा इंटरेस्ट तो रेट जितना भी दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए और टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए. ओके, अगर इसी तरह से क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाएगा, टाइम का 4 टाइम कर देते हैं. बिकॉज 1 year में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 12 महीने में 4 क्वार्टर हो गए ना, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर, इसलिए 4 से गुणा कर देते हैं टाइम को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/4 कर देते हैं.
ठीक है, r को r/4 हो जाएगा और n आपका 2n हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, पहला पार्ट। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,800। 10,800 पर 3 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट ऑफ 12 कंप्लीट 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ओके, देखिए P क्या है, 10,800। ठीक है, टाइम N इज इक्वल टू 3 ईयर्स है बच्चों। अच्छा, R इज इक्वल टू 12 कंप्लीट 1/2% यानी कि 25/2% है ना, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखिए क्या लिखा हुआ है, एनुअली लिखा गया है, साल में एक बार कंपाउंड हो रहा है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P.A.C.A ऐसे, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो आप पहले अमाउंट निकालिए, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर N। वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करिए। सॉल्यूशंस लेंदी हो सकते हैं लेकिन डिफिकल्ट नहीं होंगे। 25/2/100 होल पावर 3। तो आप ध्यान से देखिए, 25/2/100 तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 25/200 होल पावर 3। देखिए कैसे, 100 का मतलब 100/1, तो ये पलट जाएगा ना। तो देखिए 25/2 इंटू 1/100 तो 25/200, 25 8 जा इज 200, राइट। तो 10,800 1 प्लस 1/8 होल पावर 3 है बच्चों। तो 10,800। अब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इनको, है ना। 8 विल बी द एलसीएम, 8 विल बी द एलसीएम ना। तो 8 प्लस 1/8 तो 9, 10,800 इंटू 9/8 होल पावर 3। तो आप क्या कहेंगे, 10,800 इंटू क्या आया था हमारे पास आया था 9/8 होल पावर 3। तो आप लिखेंगे 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, है ना, ऐसे तो लिखेंगे। ठीक है कि नहीं। अच्छा, 8 तो आप देखिए 2 4 जा 8, 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 से 2,000, फिर अगेन 2 4 जा 8, और से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1350। तो क्या आया, 1350 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 होल अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, इनको आप कैलकुलेट करिए। तो हम कैलकुलेट करें, 1350 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई किया तो 984150 आया मेरे पास, डिवाइड बाय 64। तो अमाउंट आया 15377.34। 2 प्लेस डेसिमल तक ही ले लेते हैं हम। तो सिंपल इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, A माइनस P। ए आपका 15,371.34 माइनस 10,800, ओके, और 4,577.34 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इसका B पार्ट हम कल देखेंगे बच्चों। ठीक है, धन्यवाद और शुभ दिन।